नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इकाई 15 जिनका नाम है दाज्यू, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी छात्र आप सभी अपनी अपनी जो किताब है अपने पास रखेंगे। तो सबसे पहले सभी छात्र इस इकाई दाज्यू में जिनके लेखक शेखर जोशी है और इस कहानी, यह जो उसका साहित्य प्रकार है, यह कहानी है। तो शेखर जोशी रचित यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है और यह कहानी में दाज्यू एक कहानी का केंद्र बिंदु है। तो सबसे पहले हम इस इकाई के लेखक के बारे में परिचय लेंगे। तो सबसे पहले शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया नामक स्थान पे हुआ है। यानी उनका जन्म 10 सितंबर 1932 उत्तरांचल में अल्मोड़ा और उसमें भी ओलिया नामक गांव में हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। यानी शेखर जोशी ने केकड़ी और अजमेर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने तकरीबन 30 वर्षों तक उनके इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान जो संस्था थी उन्होंने कार्य किया और उनके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन आरंभ किया था। उनके जो चर्चित कहानी संग्रह है जिसमें कोसी का गटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा और नवरंगी बीमार है, यह उनके प्रख्यात कहानी संग्रह है। आपकी आदमी और कीड़े, यानी कि उनकी जो आदमी और कीड़े नाम की जो कहानी थी उनको सन 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया था। यानी कि उनकी जो ये कहानी थी आदमी और कीड़े, उनको 1955 में प्रथम पुरस्कार मिला था। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया। तो सभी छात्र ये प्रस्तुत जो कहानी है वो कहानी दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई है। यानी कि जब बच्चे छोटा होता है तब उसके पास कैसे श्रम लिया जाता है, उस बच्चे के पास से कैसे काम करवाया जाता है, इस कहानी में बताया गया है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। यानी कि मदन जो पहाड़ी बालक है और पहाड़ी बालक है वो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आता है और शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किसी प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है। इसका मार्मिक चित्रण यहाँ इस कहानी में बताया हुआ है। यानी कि जब भोलेपन में जिसे वो अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझता था, वही किसी प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर कैसे आघात कर जाता है, उसका एक मार्मिक चित्रण यहाँ बताया गया है। अब हम इस इकाई की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपनत्व भरे 2 शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही इस दाज्यू कहानी का केंद्र बिंदु बताया गया है। तो सबसे पहले चौक से निकलकर बाई और बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है
वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा, यानी कि मदन की बात की गई। मदन को जगदीश बाबू ने पहली बार कब देखा? तो यहाँ चौक से निकलकर एक बाई और जो बड़े साइन वाला छोटा कैफ़े है, वहाँ उसे पहली बार देखा था। देखने में कैसा था मदन? गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। यानी कि सफाक यानी अति स्वच्छ, निर्मल या तो उजड़ा, शिथिलता यानी कि सुस्ती भरा, आलस्य, अनुमान यानी कि अंदाजा, यानी कि वह दिखने में कैसा था? तो वो उनका रंग गोरा चिट्टा था, उनकी आंखें स्वच्छ उजली थी, उनके बाल सुनहरे थे और उनमें आलस नहीं दिखाई देती थी। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंदे सी स्फूर्ति, यानी कि उनमें ऐसी स्फूर्ति थी। कैसी? जैसे कमल के पत्ते पर पानी की जो बूंदें फिसलती है, ऐसी उनकी स्फूर्ति थी। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। यानी कि लेखक कहते हैं कि उनको देखकर, उनकी आँखों की चंचलता देखकर ऐसा लगता था कि यह जो बालक है वो 9-10 वर्ष का ही होगा और शायद उसकी उम्र वही रही होगी। अर्ध जली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था और जब वे उसके पास ही की कोने के टेबल पर बैठे तो वह सामने था। यानी कि जगदीश बाबू सिगरेट पीते हुए, आधी जली हुई है और आधी सिगरेट है जो पीते हुए कैफ़े में प्रवेश करते हैं, और तो वह जो छोटा सा बच्चा मदन था वह मेज पर से प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही कोने के टेबल पर बैठे तो वह सामने था। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। मानो को उनको ऐसा लगता था कि मानो कि घंटों से, कई समय से वह यहाँ किसी व्यक्ति के आने की वहाँ प्रतीक्षा कर रहा है। आगे वह कुछ बोला नहीं, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था। यानी कि फिर कुछ वो कहता नहीं है, लेकिन नम्रता प्रदर्शन के लिए वो थोड़ा झुकता है, थोड़ा मुस्कुराता है। पर उसके इसी मौन में सारा मीनू समाहित था। यानी कि जगदीश बाबू को लगता था कि उसका जो ये मौन है, उस मौन में ही इस होटल का सारा मेनू समाया हुआ था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। यानी कि फिर जगदीश बाबू की ओर से सिंगल चाय का ऑर्डर मिलता है और ऑर्डर पाते ही वह एक बार मुस्कुराता है और मुस्कुराकर चल देता है और जैसे पलक झपकते ही, यानी कि थोड़ी ही क्षणों में वो चाय लेके हाजिर हो जाता है। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। यानी कि मनुष्य के भीतर की जो भावनाएं हैं बहुत अद्भुत होती है। निर्जन एकांत स्थान, निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। निर्जन यानी कि सुनसान, निसंग यानी कि किसी का साथ न होना, एकाकी यानी कि अकेलापन, यानी कि यह सुनसान जगह है, किसी का साथ नहीं है, फिर भी अकेलापन है, फिर भी वह एकाकी यानी कि अकेलापन अनुभव नहीं करता है। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है। लेखक जगदीश बाबू को लगता है कि इस एकाकीपन में भी मुझे अपने निकट का लग रहा है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरमय वातावरण में रह कर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। यानी कि जब मैं इसके विपरीत कभी सैकड़ों लोगों की बीच में, सैकड़ों नर नारियों के बीच में मैं कोलाहलपूर्ण वातावरण में रहता हूँ, फिर भी मुझे सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन है। यानी कि अभी जो कुछ भी है वो अपना नहीं, अपनत्व विहीन है। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल से। यानी विरक्ति यानी कि विराग या तो उदासीनता, यानी कि इसके पीछे की भी कोई वजह हो सकती है। तो ऐसे ही जगदीश बाबू फिर आगे
दूर देश से जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। यानी कि जगदीश बाबू नए नए शहर में आए हैं। छात्रा हम भी किसी नए नए अनजाने शहर में चले जाते हैं तो हमें भी पहले ऐसा ही होता है जैसा जगदीश बाबू के साथ हो रहा है। यानी कि चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं। यानी कि जगदीश बाबू को अब ऐसा लगता है कि यहाँ मेरा कोई है नहीं, यहाँ मैं अकेला हूँ। अभ्यस्त होना यानी कि आदत पड़ जाना, यानी कि धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। यानी कि इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। पर आज तो उसे ऐसा लगता था कि वह अपनेपन की सीमा की दूर है, कितना दूर है, मैं बहुत ही दूर आ गया हूँ, ऐसा लगता है। और ही अनायास ही जगदीश बाबू की धीरे धीरे उनकी बीती हुई यादें ताज़ी होने लगती है, याद आती है। यानी कि अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर की कैफ़े होटल, यह सब अब जगदीश बाबू को धीरे धीरे क्या याद आता है। ऐसे में मदन चाय साहब, जगदीश बाबू ने रागदानी में सिगरेट जाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। यानी कि जब जो मदन है चाय लेकर आता है, कहता है चाय साहब, तब जगदीश बाबू अपनी सिगरेट जाड़ी में रख देते हैं और उन्हें जो शब्द सुनाई दिए इसकी ध्वनि से ऐसा लगता है कि मेरे मन की जो खालीपन है वो दूर हो रहा है। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान करते हुए कहता है, मदन को पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? मदन, अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? फिर जगदीश बाबू उस लड़के को प्रश्न करते कि कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी, यानी कि मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में? यानी कि पहाड़ तो कई है, आबू है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, शिमला है। तुम कहाँ के रहने वाले हो, किस गांव के? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया और मुस्कुरा कर बोला, यानी कि अब उसको पहाड़ और गांव का जो बीच जिले का जो भेदभाव है उनको मालूम होता है। और वह मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा, यानी कि कौन सा? अल्मोड़ा पहाड़ी विस्तार का। अल्मोड़ा में कौन सा गाँव? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। यानी कि फिर उनको विशेष जानने की जागरूकता होती है, इसलिए वह फिर मदन को कहते हैं कि अल्मोड़ा में कौन सा गाँव है। अब आगे, इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। यानी कि अब गांव का नाम क्या बताओ, ये मन में संकोच होता है। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर। यानी कि अब वह गांव का नाम क्या बताए, उनकी तो कोई निराली संज्ञा भी नहीं है। तो यह प्रश्न का उत्तर देने से टालता है और वह कहता है अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर है। फिर भी नाम तो कुछ होगा है, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। तो क्या है, फिर भी गांव का कोई नाम तो होगा है, ऐसे जोर डालकर फिर से पूछता है। फिर मदन कहता है, डोटिया लगो, वो संकोचाता हुआ सा बोला। क्या जवाब देता है? डोटिया लगो बताता है गांव का नाम, लेकिन संकोचाता हुआ, यानी कि घबराहट के साथ। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की साएं दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती के रहने वाला है, तो लगा जिसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। यानी कि जब मदन गांव का नाम डोटिया लगो कहता है और यह नाम सुनकर जगदीश बाबू के चेहरे पर जो एकाकीपन की साय है वो दूर हो जाती है और वह कहता है
कि उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताता है कि मैं भी तुम्हारे पास के गांव का रहने वाला हूँ। ऐसा सुनकर जो मदन के चेहरे पर जो प्रसन्नता आ जाती है तो लेखक को ऐसा लगता है कि मानो कि उसके हाथ से अभी ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी निकल न सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा, यानी कि उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी वो उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं और खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न करता है। तो वो मदन अतीत में क्या देखता है? तो अतीत में उसका गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईर्जा यानी कि माँ को क्या कहते हैं? ईर्जा, बाबा, दीदी, भूली छोटी बहन, दाजू बड़ा भाई, यानी कि बड़ा भाई को दाजू कहते हैं। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। ईर्जा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। अब जगदीश बाबू को अपने निकट की जान, उसको कहते कि मेरा कोई ना कोई है, तो वह उनको दाजू कहलाना पसंद करता है। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई, यानी कि 2-4 दिन में ही जगदीश बाबू और मदन के बीच जो अजनबीपन था, जो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, वह अजनबीपन की खाई दूर होने लगती है, यानी कि अच्छी तरह परिचय हो जाता है। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है। जैसे ही जगदीश बाबू कैफ़े में आते थे और उनका स्वर सुनाई देता है, दाजू जय हिंद, दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू क्या यहाँ भी ह्यू यानी कि हिम पड़ेगा। यानी कि अब उनको इस जगदीश बाबू के साथ अपनापन जुड़ गया है, वह अपरिचित नहीं है, इसलिए ऐसे प्रश्न उनको पूछ रहा है। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बाय की आवाज़ पड़ती है और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि की पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। आर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? यानी कि आप यहाँ सभी छात्र आप यहाँ देखेंगे तो कैसे वो अपना काम फटाफट निपटा कर फिर पीछे जगदीश बाबू के सामने आ जाता है और उनका कितना ख्याल रखता है। एक छोटी से छोटी भी बात वो उनके साथ शेयर करता है कि वो जगदीश बाबू ने कल खाना खाया था, थोड़ा खाया था, आज ठंड बहुत है, ये सारी बातें उनके साथ शेयर करता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ अपनेपन का रिश्ता यहाँ जुड़ गया है। पानी लाओ, लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। यानी कि जब पानी लाओ ऐसा जगदीश बाबू कहता है तो मदन है वो बहुत आतुरता से उस शब्द को लेता है और इतनी ही लगन से दोहराता हुआ कहता है, जैसे मानो कि कोई माँ अपने बच्चे से जुदा हो गई और फिर बहुत दिनों के बाद मिल रही है, ऐसे उनको लगता है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया, यानी कि अकेलापन दूर हो जाता है। उन्हें अब चौक, कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता है और यह मदन था कि दूसरे टेबल से भी दाजू। अब जगदीश बाबू की एकाकीपन की जो खाई है वो दूर हो गई है, अकेलापन उनका दूर हो गया है, इसलिए वह अब चौक और कैफ़े के नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ लगता है। इसलिए वह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता उसे। इसीलिए जब भी मदन था कि दूसरे टेबल से भी उसको दाजू कहता था। मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। यानी कि अब वो बार बार दाजू कहकर पुकारता था, इसीलिए जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लगता था। उनकी जो इज्जत थी, उनकी प्रतिष्ठा पर दाग लगता था, ऐसा उनको लगता था। तो यह जो दाजू जो है वो दाज्य शब्दों की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के जो मध्यम वर्गीय संस्कार है जाग उठे और अपनत्व की जो पतली डोर वो अहम की तेज धार के आगे टिक न सकी। दाजू
चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है तुम्हें? यानी कि किसी की प्रतिष्ठा यानी कि किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? सारा दिन दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रहा। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। यानी कि जगदीश बाबू को क्रोध के कारण उनका जो चेहरा है लाल हो गया है। उनको अपने प्रेस्टीज का ख्याल है, यानी कि उनको अपने शब्दों पर अधिकार नहीं रहता और मदन को जो चाहे वो कह देते हैं। और फिर भी मदन बिना समझे सब कुछ समझ जाता है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक था। यानी कि अपने घर और गांव से दूर ऐसी ही परिस्थिति में मदन की जगदीश बाबू के प्रति जो आत्मीयता प्रदर्शन था वह एक स्वाभाविक था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईर्ष्या की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल देने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। यानी कि जब जगदीश बाबू मदन को जो शब्द कहते हैं उनसे जो उनको दिल पर जो चोट लगती है उनकी वजह से वो बहुत रोता है और अपने मन में जो भी कोई दुख है वो बाहर रो रो कर निकाल देता है और फिर वह मैं भावुक क्षणों की अपेक्षा से अधिक विवेकपूर्ण हो जाता है। आगे मदन फिर अपने मन में जो भी दुख दर्द था वो बाहर रो रो कर निकाल देता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा, यानी कि पहले जैसा वो काम करने लगता है। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। यानी कि दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी है, उनका नाम हेमंत, वो हेमंत से हो जाती है। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा था। यानी कि फिर दूसरे दिन कैफ़े में जाते हैं तो कैफ़े में मदन को बुलाते हैं, लेकिन वो क्या क्योंकि उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो ऐसा लगता है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। पहले तो बिना बुलाए चले जाता था, लेकिन अब तो जब दूसरी बार बुलाता है तभी आता है। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित है। अब देखो अब उनका व्यवहार कैसे हो गया है जगदीश बाबू के प्रति। पहले तो जैसे ही जगदीश बाबू कैफ़े में प्रवेश करते थे तो कहता है कैसा है दाजू, जय हिंद दाजू, क्या लाऊं दाजू, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। अब वो जितना कहता है उतना ही काम करता है। यानी कहता है जगदीश बाबू को कहना पड़ता है कि 2 आमलेट 2 चाय, परंतु तब भी वो लाया दाजू नहीं कहता, क्या लाया साहब कहकर चला जाता है। यानी कि अब मानो ऐसा लगता है कि दोनों अपरिचित हैं। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। यानी कि जगदीश बाबू का जो सहपाठी है वो अनुमान लगाकर पूछता है कि मानो कोई पहाड़िया लड़का है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था, क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। यानी कि हेमंत मदन को नाम पूछता है। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विंगत स्मृतियाँ घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें।
यह सारी बातें मदन को अपने आप सामने आ जाती हैं। इसीलिए जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। यानी कि मदन को ऐसा लगता है अभी जगदीश बाबू पहले की तरह ज्वालामुखी की ओर मेरे पर टूट पड़ेंगे। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? फिर आग्रह के साथ पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। तो सभी छात्र यहाँ ज्वालामुखी सा फटा यानी कि अत्यंत क्रोध में बोलना, यानी कि अब मदन को ऐसा लगता है कि पहले जो मेरे साथ हुआ है वैसा मेरे साथ दूसरी बार होगा तो मैं क्या करूँगा। तो सभी छात्र इस इकाई 15 दाज्यू जो कहानी शिखर जोशी के रचित है इस कहानी में हमें यहाँ बाल श्रमिक के आधार पर यह कहानी बताई गई है और बाल मानस पर किसी के कहने या ना कहने की क्या विपरीत असर होती है यह यहाँ हमें बहुत मार्मिक तरीके से हमें बताया गया है। तो आशा करता हूँ सभी छात्रों को कि इस इकाई में आपको समझ में आया होगा कि बाल श्रमिक के आधार पर जो ये कहानी है वो बहुत ही दिलचस्पी है और रोचक है। तो हमें भी प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही यह दाज्यू कहानी का केंद्र बिंदु बताया गया है। तो सबसे पहले शब्दार्थ है, शब्दार्थ के बारे में समझेंगे। तो सफाक यानी कि अति स्वच्छ, निर्मल या तो उजला। शिथिलता, शिथिलता का अर्थ है सुस्ती या तो आलस्य। अनुमान, अनुमान यानी अंदाज। निर्जन, निर्जन का अर्थ है सुनसान। निसंग यानी कि किसी का साथ न होना। एकाकी यानी अकेलापन। जनरवमय यानी कोलाहलपूर्ण। विरक्ति यानी कि विराग या तो उदासीनता। मूल, मूल का अर्थ है जड़। आगे अभ्यस्त होना यानी कि आदत पड़ जाना। अनायास यानी कि अपने आप या तो बिना प्रयास के। रिक्तता, रिक्तता का अर्थ है खालीपन। हिम, हिम का अर्थ है बर्फ। अहम, अहम का अर्थ है अहंकार। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का अर्थ है प्रतिष्ठा। स्वाभाविक, स्वाभाविक का अर्थ है सहज। वेदना, वेदना का अर्थ है पीड़ा। आगे मुहावरे का अर्थ है जिनमें पहला है अजनबीपन की खाई दूर होना, तो उसका अर्थ है अच्छी तरह परिचय होना। वाक्य आपको अपने आप बनाना है। दूसरा है अपनेपन के रंग में रंगना, उसका अर्थ है बहुत घनिष्ठता हो जाना। तीसरा है मुंह तमतमाना, तो उसका अर्थ है क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। चौथा है ज्वालामुखी सा फटना यानी कि अत्यंत क्रोध में बोलना। तो सभी छात्र यह शब्दार्थ और मुहावरे के अर्थ के बारे में समझे हम। अब स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में, उसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो सभी छात्र इसका उत्तर है अल्मोड़ा। दूसरा है कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो आप सभी को पता है उत्तर आएगा बॉय। दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो यहाँ हमने प्रश्न का उत्तर लिख लिया आगे अल्मोड़ा, ठीक है। दूसरा है नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो उसका आंसर भी यहाँ है बॉय, ठीक है। तीसरा प्रश्न है जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? तो उसका उत्तर है जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए। उसमें पहला है जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर आकर कैसा लगता था? उत्तर है
जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। गांव में यहाँ की चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। वहाँ कैफ़े के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था कि जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? उत्तर, कैफ़े में मदन से परिचित होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाजू जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा था। तीसरा प्रश्न है, जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? उत्तर है, आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगता था। वह उन्हें दाजू यानी कि बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था। लेकिन आखिरकार मदन कैफ़े का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफ़े में सबके सामने उन्हें दाजू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था। इसलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। चौथा प्रश्न है, दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। उत्तर है, दाजू कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफ़े में आए जगदीश बाबू से परिचित होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाजू कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगता था जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी। जिसे वह बड़ा भाई मानता था, उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिसकिया भर भर के रोया। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। तो सभी छात्रों, यह है हमारे स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की है। तो आपको इस स्वाध्याय के प्रश्नों को भी अपनी नोटबुक में लिखना है और उसको तैयार करना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो यह इकाई 15 है, जिनका नाम क्या है, दाजू। इकाई 15 जिनका नाम है दाजू, जो शेखर जोशी के रचित यह कहानी है। तो यह कहानी में जो हमें सीखने को मिला है कि बाल श्रमिक कैसे होते हैं और उनको जो अपने पेट का गुजारा करने के लिए क्या अपने गांव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूर जाकर काम करके अपना गुजारा करना पड़ता है, उसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। तो सभी छात्र, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। और उनके जो स्वाध्याय के प्रश्न है वो प्रश्नों को भी अपनी नोटबुक में लिखना है और तैयार भी करना है। यदि आपको इस इकाई में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप जब भी जी चाहे वह मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी इकाई 15 जिनका नाम है दाजू यहाँ हम पूर्ण करते हैं। इसके साथ यहाँ आज का वीडियो भी हम यहाँ पूर्ण करते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।